पिछले 50 सालों से अमेरिका और यूरोप ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही शानदार ज्ञान बांटा है, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। उनका उसूल था कि जो सबसे बेहतर बनाएगा, जो सबसे सस्ता बनाएगा, बाजार उसी का होगा। लेकिन आज अगस्त 2026 में जब एक एशियाई देश ने उनके ही बनाए हुए इस खेल में उन्हें बुरी तरह हरा दिया, तो रातों रात उनका यह फ्री मार्केट का ज्ञान कहीं गायब हो गया। अमेरिका ने चीनी इलेक्ट्रिक कार्स पर सीधे 100% का इंपोर्ट टैक्स ठोक दिया है। अगर इसमें बैटरी और क्रिटिकल मिनरल्स पर लगने वाले टैक्स को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 145% तक चला जाता है। वही यूरोपियन यूनियन, जो पूरी दुनिया में खुद को क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा मसीहा बताता है, उसने भी अपनी 10% बेस ड्यूटी के ऊपर 38% का एक्स्ट्रा एंटी सब्सिडी टैक्स थोप दिया है। पश्चिमी देशों के नेताओं को लगा था कि टैक्स की इतनी ऊंची दीवार खड़ी करके वो चीनी कंपनियों को अपने बाजारों से हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। उन्होंने सोचा कि अब उनकी घरेलू कार कंपनियां सुरक्षित है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह उनका सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि हकीकत में उनका यह दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। अगर आप 2026 का ताजा डेटा देखें तो BYD जैसी चीनी कंपनियां रुकी नहीं हैं, बल्कि वो आज यूरोप, ब्राजील और पूरे लैटिन अमेरिका के बाजारों पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक गाड़ी पर 100% से ज्यादा टैक्स लग रहा हो, तब भी कोई कंपनी बाजार को कैसे कैप्चर कर सकती है? क्या वो कार्स नुकसान में बेच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो पहले से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आखिर यह हो कैसे रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पश्चिमी देश किस मुगालते में जी रहे थे। उन्होंने सोचा कि लड़ाई सिर्फ एक कार बेचने की है, लेकिन चीन यह बहुत पहले समझ चुका था कि भविष्य की लड़ाई कार की डिजाइन की नहीं, बल्कि उस चीज की है जो कार के अंदर धड़कती है। किसी भी इलेक्ट्रिक कार की कुल कीमत का 30% से 40% हिस्सा सिर्फ उसकी बैटरी का होता है। अमेरिका और यूरोप की कार कंपनियां महंगी और पुरानी NMC यानी निकेल मैंगनीज कोबाल्ट बैटरियों पर निर्भर थीं। वो आराम से बैठे थे, लेकिन BYD ने LFP यानी लिथियम आयरन फास्फेट तकनीक पर फोकस किया और अपनी मशहूर ब्लेड बैटरी बना डाली। नतीजा, आज BYD दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी निर्माता है। उनके पास अपनी खुद की इन हाउस बैटरी तकनीक है। इसका सीधा असर कीमत पर पड़ता है। अब सोचिए, जब यह गाड़ी अमेरिका या यूरोप पहुंचती है और उस पर 100% टैक्स भी लग जाता है, तब भी उसकी कीमत $20,000 होती है, जो कि टेस्ला या फोर्ड की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार से भी कहीं ज्यादा सस्ती है। टैक्स लगाकर भी पश्चिमी देश प्राइस वॉर में बुरी तरह हार रहे हैं। लेकिन सिर्फ सस्ती बैटरी से आप दुनिया पर राज नहीं कर सकते। अगर आप पार्ट्स बाहर से मंगा रहे हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन आपको कभी भी डुबा सकती है। तो चीन ने इस सप्लाई चेन को कैसे हैक किया? यही से इस कहानी का दूसरा और सबसे खतरनाक चरण शुरू होता है। आमतौर पर फोर्ड या वॉक्सवैगन जैसी पुरानी दिग्गज कंपनियां अपनी एक गाड़ी बनाने के लिए दुनिया भर के सैकड़ों बाहरी सप्लायर्स पर निर्भर होती है। कोई टायर दे रहा है, कोई चिप दे रहा है, कोई शीशा दे रहा है। लेकिन BYD का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं एक्सट्रीम वर्टिकल इंटीग्रेशन। आप इसे ऐसे समझिए कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट की सब्जी भी आपके खेत की है, उसे लाने वाला ट्रक भी आपका है और जिस सड़क से वो आ रहा है वो भी आपने ही बनाई है। BYD अपनी कारों के 75% से ज्यादा पार्ट्स खुद अपने कारखानों में बनाती है। उनके पास अपनी खुद की लिथियम खदानें हैं, उनके खुद के माइक्रोचिप प्लांट्स हैं। और तो और, जब दुनिया में जहाजों की कमी हुई तो BYD ने कारों को एक्सपोर्ट करने के लिए BYD एक्सप्लोरर नाम के अपने खुद के विशाल मालवाहक जहाज बना डाले। बिचौलियों को इस तरह बेरहमी से पूरी तरह हटाने का सीधा असर दो चीजों पर पड़ा, समय और पैसा। जहां पश्चिमी ऑटोमेकर्स को आज भी एक नया कार मॉडल डिजाइन करके लॉन्च करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, वही BYD अपने 9 लाख कर्मचारियों की फौज के साथ महज 18 से 24 महीने में नया मॉडल मार्केट में उतार देती है। जब तक अमेरिका एक नई पॉलिसी सोचता है, तब तक BYD एक नई कार सड़क पर उतार चुकी होती है। लेकिन अमेरिका और यूरोप ने सोचा कि अगर हम सिर्फ मेड इन चाइना कारों पर टैक्स लगा दें तो हम बच जाएंगे। यह उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। उन्होंने टैक्स की दीवार बनाई और चीन ने उस दीवार के नीचे से सुरंग खोद दी। जब अमेरिका ने कहा कि हम मेड इन चाइना पर टैक्स लगाएंगे तो BYD ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम कारें चीन में बनाएंगे ही नहीं।
हम आपके इलाके में आकर ही कारें बनाएंगे। और यहां से शुरू होता है BYD का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ग्लोबल कारखानों का जाल। टैक्स से बचने के लिए BYD ने दुनिया भर में ऐसे पॉइंट चुने जो सीधे पश्चिमी देशों के दिल पर वार करते हैं। सबसे पहले ब्राजील। यह वही ब्राजील है जहां दशकों तक फोर्ड का राज था। जहां पहले फोर्ड की मेगा फैक्ट्री हुआ करती थी, आज ठीक उसी जगह पर BYD ने सालाना 1.5 लाख कारों की क्षमता वाला अपना नया प्लांट शुरू कर दिया है। इस एक कदम ने पूरे लैटिन अमेरिका का गेम पलट दिया है। जो मार्केट कभी अमेरिका की जागीर हुआ करता था, आज वो चीन की मुट्ठी में है। इसके बाद बारी आई यूरोप की। यूरोप के भारी टैक्स से बचने के लिए BYD ने सीधे यूरोप के पिछले दरवाजे यानी बैकडोर का इस्तेमाल किया। उन्होंने हंगरी और तुर्की में अरबों डॉलर के कारखाने लगा दिए। अब इसके पीछे की चाल समझिए। तुर्की और हंगरी यूरोपियन यूनियन के कस्टम यूनियन के दायरे में आते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि वहां बनने वाली कारों पर यूरोप का वो भारी भरकम इंपोर्ट टैक्स लागू ही नहीं होता। यूरोपियन यूनियन बस देखता रह गया। अमेरिका को चारों तरफ से घेरने के लिए चीनी कंपनियां मेक्सिको में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। मेक्सिको जो अमेरिका का सीधा पड़ोसी है। इसका फायदा यह है कि मेक्सिको में बनी कारें फ्री ट्रेड नियमों का फायदा उठाकर सीधे अमेरिका में एंट्री ले सकती है। यह ऐसा है जैसे अमेरिका के घर में घुसने के लिए चीन ने पड़ोसी के घर से एक गुप्त रास्ता बना लिया हो, ताकि नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में आसानी से सेंध लगाई जा सके। तो इसका असल मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ कारों की लड़ाई है? बिल्कुल नहीं। साफ शब्दों में कहे तो अमेरिका और यूरोप आज सिर्फ भारी टैक्स का ड्रामा करके अपने लिए कुछ सालों का वक्त खरीद रहे हैं। जो पश्चिमी देश कल तक दुनिया को ग्लोबल ट्रेड और इनोवेशन का ज्ञान देते थे, वो आज अपने पुराने, धीमे और आउटडेटेड बिजनेस मॉडल को बचाने की हताश कोशिश कर रहे हैं। लेकिन BYD का इन हाउस प्रोडक्शन, उनकी सस्ती बैटरी कॉस्ट और दुनिया भर में फैलते कारखानों का यह जाल, यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे सिर्फ पुराने टैक्स नियमों के सहारे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। पश्चिमी कंपनियां जहां आज भी न्यूज चैनल्स पर बैठकर यह रोना रो रही है कि सप्लाई चेन में दिक्कत है, लेबर महंगी है, चिप्स की कमी है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने पूरी शांति से बिना कोई शोर मचाए कारों के भविष्य पर अपनी पकड़ लोहे की तरह मजबूत कर ली है। इस पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का हमारे और आपके लिए, और खासकर भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर आप सिर्फ पार्ट्स जोड़कर यानी असेंबल करके ये सोच रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन जाएंगे, तो आप गलत फहमी में है। असली ताकत असेंबलिंग में नहीं, इकोसिस्टम को कंट्रोल करने में है। खदान से लेकर जहाज तक जिसका कंट्रोल होगा, दुनिया उसी की होगी। सोचने वाली बात यह है, क्या आपको लगता है कि अमेरिकी और यूरोपीय कार निर्माता अपनी इस हार को स्वीकार करेंगे, या इस चीनी रणनीति का मुकाबला करने के लिए आने वाले समय में वो भी अपने खुद के इन हाउस बैटरी प्लांट्स और वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे?